नमस्कार विद्यार्थियों। अपने बीए द्वितीय वर्ष में प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत संचार माध्यमों का स्वरूप और संचार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल के अध्याय में हमने संचार के कुछ तत्वों के बारे में अध्ययन किया था। आज उन्हीं तत्वों को, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करते हैं। संचार का तीसरा तत्व है संचार माध्यम या संचार सरणी। एक चैनल बनता है संचार पहुंचाने का। संचारक और प्रापक के मध्य माध्यम या सरणी अथवा चैनल सेतु या पुल का कार्य करता है। माध्यम क्या है? और वो माध्यम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक संगठन को दूसरे संगठन से जोड़ता है, तभी संचार प्रभावी होता है। माध्यम या सरणी या चैनल कुछ भी हो सकता है जिसे संचारक अपने को भावी प्रापक से जोड़ने के लिए प्रयोग करता है, जैसे आपसी बातचीत, व्यक्तिगत संपर्क, पत्राचार, सभाएं या बैठकें, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पुस्तकें, बुलेटिन, वीडियो, फिल्म, ईमेल, इंटरनेट, चैटिंग, टेली मैसेज, साहित्य आदि। ये सारे के सारे माध्यम हैं जो एक चैनल का निर्माण करते हैं संचार को पहुंचाने का। ये सभी माध्यम या सरणियाँ संदेश को अपने प्रापक तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। इस तरह माध्यम या सरणी चैनल संचार का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है जो इसकी प्रक्रिया के सभी तत्वों को प्रभावी ढंग से जोड़ता और तालमेल बिठाता है। संचार के सभी माध्यम या सरणियाँ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है और अपने आप में बेजोड़ हैं, लेकिन उनकी अपनी कमजोरियाँ भी हैं। अतः यह कह पाना कठिन है कि कौन सा माध्यम अच्छा है या कौन सा बुरा है। संदेश कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, माध्यम या संचार सरणी के उपयुक्त चयन एवं प्रयोग के बिना प्रापक तक नहीं पहुंच सकता और इस प्रकार संचार का प्रयास असफल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि संचार का जो माध्यम है वो उपयुक्त होना चाहिए, तभी संदेश है वो प्राप्त करने वाले के पास प्रमुखता से पहुंचेगा, तभी संचार है वो सफल होगा, अन्यथा असफल हो जाएगा। संचार की सफलता उसके लिखित चयनित माध्यम पर भी निर्भर करती है। निश्चित ही यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि संचारक को एक ऐसे माध्यम या चैनल का चयन करना होता है जो सर्वश्रेष्ठ हो और अपने संदेश को सफलतापूर्वक प्रापक तक पहुंचा सके। संचार माध्यम या सरणी का चयन करते समय संचारक को निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान देना आवश्यक है। यानी संचार को हम अच्छी तरीके से पहुंचा सकें, उसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहली बात, संदेश के तत्व और उसके स्वभाव को ध्यान में रखकर संचार माध्यम का चयन करें। भाई संदेश कैसा है? लिखित में भेजने लायक है या टेलीविज़न पर प्रसारित करने लायक है या फ़ोन पर बताने लायक है या ईमेल करने लायक है या समाचार पत्र के लायक है। इस तरह से उसका माध्यम का चयन करना पड़ेगा कि हमें वो संचार है, वो संदेश है, वो कैसे पहुंचाना है। दर्शक, श्रोता और पाठक तक सरलता से पहुंचने वाले माध्यम को प्राथमिकता दें। यानी ऐसा माध्यम जो सभी के लिए सुलभ हो, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है या समाचार पत्र है या फ़ोन है या लिखित में है, तो ऐसे माध्यम का प्रयोग करें, उसको प्राथमिकता दें जो सबके पास आसानी से उपलब्ध हो। तीसरी बात, दर्शक, श्रोता और पाठक को एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग करने के लिए बाध्य करने वाला माध्यम होना चाहिए। भाई ऐसे नहीं हो कि वो एक तरफ देख रहा है, एक तरफ सुन रहा है, ऐसे बाधा पैदा करने वाला माध्यम नहीं चुनना चाहिए। संचारक को उचित समय पर माध्यम की उपलब्धता, यानी जो संचारक है, संचार भेजने वाला है, संदेश भेजने वाला है, उसको उचित समय पर उचित माध्यम उपलब्ध होना चाहिए उसके पास, और प्राप्त करने के वाले के पास भी माध्यम की उपलब्धता होनी चाहिए। प्रभावशीलता के आधार पर माध्यम पर कम व्यय का निर्धारण, यानी प्रभावी हो और व्यय भी कम हो, इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए माध्यम के बारे में। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि सम्यक निर्देशन तथा सम्यक लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयुक्त संचार माध्यम ही सफल होते हैं। अतः माध्यम का चयन करते समय संचार माध्यम की क्षमता का विश्लेषण कर लेता है। यानी पूरा विश्लेषण जरूरी है, संचार का भी और उसे प्रसिद्ध करने वाले माध्यमों का भी, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है।
अगले तत्व के रूप में हम बात करते हैं संकेतीकरण, एनकोडिंग, यानी कोड वर्ड में भी कुछ संदेश पहुंचाए जाते हैं। संचार माध्यम या चैनल से होता हुआ संदेश ज्यों का त्यों प्रापक तक नहीं पहुंचता। प्रापक के पास पहुंचने से पूर्व संचारक के भावों, विचारों या संदेशों को संकेत विशेष में परिवर्तित करना होता है, जिसे संकेतीकरण या एनकोडिंग क्रिया कहा जाता है। जे पॉल लिंग्स के अनुसार शब्द संचार क्रिया का मुख्य माध्यम है, लेकिन शब्द तभी तक प्रभावशाली होते हैं जब इनके साथ संकेत जैसे चित्र, पोस्टर, ग्राफ, कला आदि का प्रयोग भी हो। यानी हम वो संकेतीकरण में हम इन चीज़ों को भी शामिल कर सकते हैं, चित्र का भी या पोस्टर का, ग्राफ बना करके संकेत करके अपने संचार को हम प्रभावी बना सकते हैं। कोई भी शब्द तब तक सार्थक नहीं होता जब तक कि उसका सही अर्थ न ज्ञात हो। शब्द संकेत इसी दिशा में सहायक होता है। मान लीजिए कई बार एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, समझने वाला उसको क्या समझे, इसलिए उस शब्द के साथ कुछ चित्र या पोस्टर, ग्राफ वगैरह बना करके संकेत दिया जाए तो शब्द का अर्थ है वो सही प्रकार से वो समझ सकता है। अर्थ की अज्ञानता के कारण अच्छे से अच्छे शब्द निरर्थक और अनुपयोगी हो जाते हैं। शब्दों का महत्व श्रोताओं की समझ में निहित है। संचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए ऐसे संकेतों का चयन आवश्यक है जो विचारों को सही रूप में व्यक्त कर सके। सही बात है, हम जिस बात को जिस रूप में पहुंचाना चाहते हैं उसमें शब्द चयन और संकेतों का चयन बहुत ही आवश्यक है ताकि हमारा संचार है वो सफल हो सके। जिनका अर्थ संचारक और प्रापक दोनों एक समान ही समझते हो। ये भी जरूरी है कि शब्द का अर्थ भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों को उस एक ही अर्थ को समान रूप से समझने वाला होना चाहिए। संचारक सूचना देने से पहले संदेश को अपने ढंग से परिवर्तित करता है, जिसे संकेतीकरण भी कहते हैं। कि जो भेजने वाला है वो संदेश को अपने आप अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित करता है, परिवर्तित करता है, वो प्रक्रिया संकेतीकरण कहलाती है। संचार के अगले तत्व के रूप में आता है संकेत वाचन, डिकोडिंग। आज अनेक समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण मात्र यह है कि जिस संदर्भ में जो कुछ कहा गया है, संप्रेषित किया गया, उसका संकेत सही रूप में ग्रहण नहीं किया गया था या कहें कि संकेत का अर्थ उल्टा या विपरीत लगा लिया गया। संकेत वाचन का मतलब है कि हम जो भी शब्द या संदेश भेजते हैं उसको सामने वाला सही अर्थ में ग्रहण करता है या नहीं करता है। कई बार क्या होता है, उसका उल्टा अर्थ भी, विपरीत अर्थ भी वो लगा लेता है, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो बात कही जाती है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी बात निकल कर सामने आ जाती है। संचार प्रक्रिया में संदेश का जो संकेतीकरण किया गया था, यदि वह संप्रेषक की योग्यता पर ही निर्भर था तथा प्रापक की क्षमता पर उसका संकेत वाचन भी निर्भर करता है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि प्रापक की योग्यता और क्षमता में कोई कमी होगी तो वांछित संदेश का अर्थ भी अपेक्षित रूप में प्राप्त नहीं होगा। सही बात है, हमने पहले भी पिछले वाले तत्व में पढ़ा था कि प्रापक जो संदेश को प्राप्त करने वाला होता है उसमें भी योग्यता और क्षमता होनी चाहिए उस संदेश को समझने की जो संदेश भेजा जा रहा है, और भेजने वाले को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं उसे उसी रूप में भेजूं कि ताकि वो सरलता से समझ सकते। तो शब्द और भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसमें। अतः प्रापक सूचना या संदेश देने से पहले उसे अपने तरीके से समझता है तथा उसे ग्रहण करता है तथा उसका संकेत वाचन सही होता है। जैसे ही सूचना प्राप्त को प्राप्त होती है तो उसको अपने तरीके से समझता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को संकेत वाचन या डिकोडिंग कहते हैं। संकेत वाचन की अगली प्रक्रिया भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राप्त संदेश, सूचना, भाव, विचार आदि का संकेत वाचन करते ही उसका व्याख्यायित करने, सुस्पष्ट करके संदेश का सही विवेचन ग्रहण किया जा सकता है। इसके लिए यह भी बहुत आवश्यक है कि निर्देश तंत्र प्रभावी हो ताकि वे सभी कारण या परिस्थितियां जो अर्थानुमान में सहायक हों।
कई संस्थाएं संचार प्रक्रिया के लिए स्वनिर्मित निर्देश तंत्र का प्रयोग करती हैं, यानी वो साथ में निर्देश भी देती है। कई कंपनियां, समूह वगैरह कि जो संकेत वाचन किया जा रहा है, जो अर्थ दिया जा रहा है उसमें संकेत है, उसको उसी रूप में ही ग्रहण करें, ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज संचार के तत्वों के रूप में 3 तत्वों का अध्ययन किया। उसमें संकेत वाचन और संकेत सरणी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अगर इन दोनों में अंतर या छोटी टिप्पणी का कोई ऐसा प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।